अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीच फॉर स्टडी। आज की हमारी क्लास नंबर 3 है और इसमें हम सेंटेंस का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था हाउ टू सेंटेंस कैसे बनाते हैं, फिर उसमें हमने पॉजिटिव सेंटेंस बनाए थे, फिर नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव। आज हम उसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। चलते हैं क्लास की जानिब। क्लास शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल को भी क्लिक कीजिए ताकि मेरे हर नई आने वाली वीडियो आपको फौरन मिल सके। तो पिछली क्लास में हमने जो स्ट्रक्चर पढ़ी थी पॉजिटिव सेंटेंस की, वो थी सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये थी हमारी पॉजिटिव स्ट्रक्चर। दूसरे नंबर पर हमने पढ़ी थी सब्जेक्ट, डू नॉट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये थी हमारी नेगेटिव। तीसरे नंबर पर डू, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये थी हमारी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर। अगर आपने पिछली क्लास अटेंड नहीं की है तो आपसे गुजारिश है कि आप पिछली क्लास पहले अटेंड करें ताकि आपको ये क्लास अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। आज इसमें हम थोड़ा सा चेंज करने जा रहे हैं और वो भी सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे। पॉजिटिव हमारे उसी तरह ही रहेंगे, पॉजिटिव का हमने कुछ नहीं कहना है। नेगेटिव सेंटेंस में हम जो चेंज करेंगे वो क्या है, इसमें हम सब्जेक्ट, डज नॉट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था नेगेटिव, वो सब्जेक्ट के बाद डू नॉट लगाते थे, अभी हमने डज नॉट शुरू कर दिया। अब सोच रहे होंगे कि हमने डू नॉट क्यों यूज कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे, डज नॉट क्यों कर रहे हैं। कोई भी लैंग्वेज हो उसके सीखने के लिए कुछ रूल होते हैं और उन रूल को फॉलो करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप उन रूल को फॉलो करेंगे तो आपके लिए आगे आप जितने भी क्लासे में जाएंगे आपके लिए आसानी पैदा होगी। देखें, जब आप पेपर देते हैं ना, पेपर में जब आप बीएस के पेपर दें या मकसद एफए के दें, मैट्रिक के दें, तो उसमें जो इंग्लिश के पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो कोई इतने लंबे चौड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं, बल्कि यूनिक क्वेश्चन आते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसा कि अभी हम सेंटेंस बनाएंगे तो मैं आपको समझाऊंगा, आपको समझ आ जाएगी। जो यूनिक चीज़ें होती हैं बोर्ड के पेपरों में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो अभी हम डज नॉट क्यों यूज़ कर रहे हैं और पहले डू नॉट क्यों कर रहे थे। जब भी सेंटेंस में आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन आ जाए उस वक्त हम सब्जेक्ट के बाद डू नॉट यूज़ करते हैं। सेंटेंस में जब भी आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन यानी कि दो या दो से ज़्यादा लोग जब सेंटेंस में आ जाएं तो हम सब्जेक्ट के बाद डू नॉट यूज़ करेंगे। बाकी स्ट्रक्चर उसी तरह पिछली क्लास में हमने पढ़ा है, लेकिन इस क्लास में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो ये है कि जब भी सेंटेंस में ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन यानी कि सब्जेक्ट सिंगल हो, एक बंदा हो, तब हम सब्जेक्ट के बाद डज नॉट यूज करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस क्या करेंगे, जब भी सेंटेंस में ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन यानी कि एक बंदा सेंटेंस में सिंगल आ जाए तो उस वक्त हम सब्जेक्ट के बाद डज नॉट यूज करेंगे। समझ आ गई। इसी तरह इसके लिए एक सेंटेंस बनाते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। वो कॉलेज नहीं जाते हैं, ये हमारी पिछली क्लास का सेंटेंस है और इसकी स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट, डू नॉट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। क्योंकि यहाँ वो कॉलेज नहीं जाते हैं, वो ज़्यादा लोग हैं, तो इसकी इंग्लिश क्या थी, वो की इंग्लिश थी दे,
जाना की इंग्लिश क्या? नहीं जाते हैं। डू नॉट गो टू, कहाँ नहीं जाते हैं? कॉलेज। दे डू नॉट गो टू कॉलेज। ये हमारी पिछली क्लास की स्ट्रक्चर थी, लेकिन आज हम इसी सेंटेंस को आज की क्लास में हम चेंज करते हैं। किस तरह? अभी मिसाल मैं कहता हूं कि अली बाजार नहीं जाता है। अली बाजार नहीं जाता है। अभी अली एक बंदा है, तो इसका सेंटेंस किस तरह बनाएंगे? सब्जेक्ट डज नॉट, वर्ब ऑब्जेक्ट। डज नॉट इसलिए यूज किया कि यहाँ सब्जेक्ट हमारे पास सिंगल आ रहा है, एक बंदा आ रहा है, अली। तो इसका सेंटेंस किस तरह बनेगा? अली डज नॉट नहीं जाता है, कहाँ? गो टू मार्केट। अली बाजार नहीं जाता है, अली मार्केट नहीं जाता है। अली डज नॉट गो टू मार्केट। इन दोनों सेंटेंस में जो डिफरेंस आ रहा है वो सिर्फ एक वर्ड का है। वो कॉलेज नहीं जाते हैं, उसमें हमने डू नॉट लगाया। अली कॉलेज नहीं जाता है या बाजार नहीं जाता है, इसमें हमने डू की जगह पे डज लगा दिया। सिर्फ इतना सा फर्क है, कोई इतना लंबा चौड़ा फर्क नहीं है। और पेपरों में भी इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, यूनिक किस्म के होते हैं। सिर्फ एक वर्ड से आपका वो पूरा क्वेश्चन जो है चला जाता है। जैसा कि आपने 8वीं क्लास में, 6ठी क्लास में जब हमें सेंटेंस बनाने पड़ते हैं उर्दू की इंग्लिश या इंग्लिश की उर्दू, तो इसी तरह हमारे से मिस्टेक हो जाती थी। अब जो हमारी दूसरी स्ट्रक्चर है वो क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर पिछली क्लास में हमने पढ़ी थी। डू, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। और इस क्लास में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है डज, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सेम उसी तरह है, जिस तरह हमने नेगेटिव में चेंज किया इसी तरह हम इंट्रोगेटिव में भी चेंज करेंगे। और एक चीज याद रखें, जब आप नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं तो आपके लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना कोई डिफिकल्ट नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। इंट्रोगेटिव का एक सेंटेंस बनाते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। जो हमने पिछली क्लास में बनाया था, डू, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। क्या वो खाना खाते हैं? क्या वो खाना खाते हैं? इसमें आप देखें, इसमें वो ज्यादा लोग हैं, यानी दो या दो से ज्यादा लोग। जब आ जाएं तो हम क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट से पहले डू लगाएंगे, क्योंकि हमने नेगेटिव में डू लगाया था। क्या वो खाना खाते हैं? डू दे, क्या वो खाते हैं? ईट, खाना खाते हैं, फूड। डू दे ईट फूड, क्या वो खाना खाते हैं? ये हमारी पिछली क्लास की स्ट्रक्चर थी। और आज की क्या है? डज, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। इसका सेंटेंस, क्या आसिम क्रिकेट खेलता है? अब यहां सिंगल है, इसका नेगेटिव अगर इस तरह बने ना कि आसिम क्रिकेट नहीं खेलता है, तो आसिम डज नॉट प्ले क्रिकेट। और इसका जब इंट्रोगेटिव हम बना रहे हैं तो क्या आसिम क्रिकेट खेलता है, तो हम डज को चेंज करेंगे, सब्जेक्ट से पहले लाएंगे। किस तरह सेंटेंस बनेगा? क्या की इंग्लिश क्या है? डज। सब्जेक्ट कौन है? आसिम, डज आसिम। वर्ब क्या है? प्ले, खेलना। क्या चीज? ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। क्या आसिम क्रिकेट खेलता है? डज आसिम प्ले क्रिकेट। क्या आसिम क्रिकेट खेलता है? अब देखें, पिछले स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में सिर्फ एक लफ्ज का फर्क है। नेगेटिव में जिस तरह डिफरेंस था, इंट्रोगेटिव में भी इसी तरह डिफरेंस है। अगर आप ये चीज़ अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आई होप सो, मुझे 100% यकीन है कि आपके लिए सेंटेंस बनाना कोई मुश्किल नहीं है, आप आसानी से बनाएंगे। सिर्फ स्ट्रक्चर को ज़हन में रखना है और इसको फॉलो करना है।
कि जब भी हम सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा लोग आ जाएं तब हम नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद डू नॉट लगाएंगे और इंटरोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले डू लगाएंगे। और जब भी हमारे सेंटेंस में सिंगल आ जाए, सिंगल नेम आ जाए, एक बंदा आ जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नेगेटिव में डज नॉट लगाएंगे और इंटरोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले डज लगाएंगे। अच्छा, एक और सेंटेंस है जो बहुत ज़रूरी है, वो क्या है, अली एंड आसिम। अली और आसिम क्रिकेट खेलते हैं। अब यहाँ आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे, अली एंड आसिम। अब यहाँ आप सोच रहे होंगे कि ये सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नाउन है। ये असल में प्लूरल नाउन है। अली एंड साकिब, अली एंड आसिम, ये दो बंदे हैं। जब दो बंदे आ गए, दोनों का सब्जेक्ट में दो बंदों का नाम आ गया, तो हम डू नॉट लगाएंगे। अली एंड आसिम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, अली एंड आसिम डू नॉट प्ले क्रिकेट। क्या अली एंड आसिम क्रिकेट खेलते हैं? डू अली एंड आसिम प्ले क्रिकेट, क्योंकि यहाँ दो बंदे आ रहे हैं। तो ये भी आपने ज़हन में रखना है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। चलते हैं कुछ सेंटेंस बनाते हैं ताकि आपको मज़ीद समझ आ जाए। तो हमारे पास अब नेगेटिव सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट, डज नॉट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहला सेंटेंस है, वो गाड़ी नहीं चलाता है। तो वो कौन है? वो एक लड़का है, चलाता है। तो वो की इंग्लिश क्या है? सब्जेक्ट है। तो वो की इंग्लिश है ही। उसके बाद क्या लगाएंगे? डज नॉट, डज नॉट। वर्ब क्या है? चलाना, ड्राइव। ऑब्जेक्ट क्या है? गाड़ी नहीं चलाता है, द कार। वो गाड़ी नहीं चलाता है, he does not drive the car। दूसरा सेंटेंस है, वो कपड़े नहीं धोती है। तो ये क्या है? सब्जेक्ट, वो एक लड़की है। लड़की की इंग्लिश क्या है? शी। उसके बाद क्या है? डज नॉट, शी डज नॉट। वर्ब क्या है? धोना, वॉश, शी डज नॉट वॉश। क्या नहीं धोती है? कपड़े, द क्लॉथ्स। शी डज नॉट वॉश द क्लॉथ्स। वो कपड़े नहीं धोती है। तीसरे नंबर पर सेंटेंस है, अली मोबाइल इस्तेमाल नहीं करता है। तो सब्जेक्ट कौन है? अली। डज नॉट, अली डज नॉट। वर्ब क्या है? इस्तेमाल करना, यूज। अली डज नॉट यूज, मोबाइल इस्तेमाल नहीं करता है, द मोबाइल फोन। अली डज नॉट यूज द मोबाइल फोन। अली मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं करता है। ये थे हमारे नेगेटिव सेंटेंस। आप इसी स्ट्रक्चर को ज़हन में रखते हुए हज़ारों सेंटेंस बना सकते हैं। अभी यहाँ मैं इतने ज़्यादा सेंटेंस तो नहीं बना सकता, इसलिए आपको एक स्ट्रक्चर दी है। आप इस स्ट्रक्चर के मुताबिक, इस रूल के मुताबिक हज़ारों सेंटेंस बना सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसकी स्ट्रक्चर क्या है? डज, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। सबसे पहला सेंटेंस है, क्या अली अपने वालिदैन का एहतराम करता है? तो क्या की इंग्लिश क्या है? डज, डज। सब्जेक्ट क्या है? अली, डज अली। वर्ब क्या है? एहतराम करना, रिस्पेक्ट।
डज अली रिस्पेक्ट अपने वालिदैन का योर पेरेंट्स। डज अली रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स अली अपने वालिदैन का एहतराम करता है क्या? क्या अली अपने वालिदैन का एहतराम करता है? डज अली रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। दूसरा सेंटेंस है, क्या आसिम अपने काम पर तवज्जो देता है? सबसे पहले क्या लगाएंगे? डज। उसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कौन है? आसिम। डज आसिम। वर्ब क्या है? तवज्जो देना, फोकस। इसकी जगह पे तवज्जो की इंग्लिश पे अटेंशन भी आप लिख सकते हैं, वो एडवांस में है और ये एडवांस में नहीं है। डज आसिम फोकस और पे अटेंशन किस पर तवज्जो देता है? अपने काम पर, टू हिज वर्क, टू हिज वर्क। डज आसिम फोकस और पे अटेंशन टू हिज वर्क। क्या आसिम अपने काम पर तवज्जो देता है? उसके बाद सेंटेंस है, क्या वो इंग्लिश सीखती है? अब यहाँ पे लड़की है। सबसे पहले आपको सेंटेंस की पहचान करनी है। जब आप सेंटेंस की पहचान कर लेते हैं तो आपके लिए स्ट्रक्चर समझा कोई मुश्किल नहीं। सबसे पहले क्या लगाएंगे? डज। देन सब्जेक्ट क्या है? वो एक लड़की है, उसकी इंग्लिश है शी। डज शी। वर्ब क्या है? सीखना, सीखना की इंग्लिश है लर्न। डज शी लर्न। क्या सीखती है? इंग्लिश, इंग्लिश। डज शी लर्न इंग्लिश। क्या वो इंग्लिश सीखती है? इसी तरह के आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं और रोज़ाना आपने अपनी डेली लाइफ के मुताबिक जो आप सुबह से काम करते हैं शाम तक, आप उसके मुताबिक इसी तरह सेंटेंस बनाएंगे। पहले रिटर्न में बनाएं, जब रिटर्न में आपके सही हो जाएं, ओके हो जाएं, तो उसके बाद आप उसे अदा करें, कहें, किसी से बातचीत करें, कम्युनिकेट करें, तो आपकी इंग्लिश ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर होगी और प्रैक्टिस भी होती जाएगी साथ साथ, और आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ता जाएगा। आपको अंडरस्टैंडिंग में मज़ीद हेल्प मिलेगी। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनके नॉलेज में भी इजाफा हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। खुदा हाफिज़।